आइए आज डिस्कस करते हैं विवाह का समय। हम पहले पार्ट में ये बहुत सारे फार्मूला को डिस्कस कर रखे हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आगे विभिन्न प्रकार का विचार और भी है जो विवाह के समय से रिलेटेड है और उन सभी पर सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का जो भी विचार होता है, जो भी कुंडली में योग बनता है, उन सभी कुंडली में योग बनने के बाद उसके समय को निर्धारित करना, उसके समय को जानना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और उससे संबंधित अगर हम विचार करने चलें तो ये देखना होता है कि ये योग अगर बचपन के बहुत पहले अवस्था में आ जाता है तो भी उस योग को इग्नोर करना चाहिए, और इन केस अगर वैसे अवस्था में आता है अर्थात वृद्ध अवस्था में आता है या फिर वैसे अवस्था में आता है जब शादी का समय नहीं होता है जातक के जीवन में, तो उस कंडीशन में ये देखना होता है कि अगर ज़्यादा उम्र में भी ऐसा योग आ रहा है तो उसको भी इग्नोर करना होता है। विद्वानों के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है, और ऐसा आप जानते हैं कि ज्योतिष को अनुमान शास्त्र के रूप में ही माना जाता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज और भी आगे डिस्कस करते हैं और विभिन्न प्रकार के नियमों को देखते हैं। तो अब ये विचार करने वाली बात है कि शुक्र, चंद्रमा और लग्न से सप्तम का अधिपति है ना, चंद्रमा, शुक्र और लग्न। अब लग्न क्या है ये आप जानते हैं कि इस कुंडली में जो पहला भाव होता है ये माना जाता है। चंद्रमा, शुक्र और लग्न, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है ऐसे इस प्रकार के विचार करने में। अब हमें ये देखना होता है कि शुक्र, चंद्रमा और लग्न से सप्तमाधिपति, सप्तम भाव का जो स्वामी होता है उसका दशा जब आता है तो विवाह होना संभव होता है। अब एक हम कुंडली बनाते हैं, मान लीजिए कि ये लग्न है और ये वृक है, वृक लग्न है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब एक हम उदाहरण कुंडली बना लें जिससे कि डिस्कस करना आसान होगा। तो ये है राहु, यहाँ पर सूर्य, ये है बृहस्पति, ये बुध और ये शुक्र। इसी तरह से यहाँ चंद्रमा। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। कैसे कि सबसे पहली बात तो ये देखना है कि शुक्र कहाँ बैठा है, तो शुक्र यहाँ बैठा है ना। चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठा है। इस तरह से हम लग्न को आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये लग्न मालूम हो गया। इसके बाद अब करना क्या है, तो करना ये है कि इन सभी में से जो सप्तम भाव का स्वामी जो होता है, सप्तम भाव का स्वामी इस कुंडली में कौन होगा, तो यहाँ पर मंगल होगा, है ना। तो अब ये जानने वाली बात है कि सप्तमेश जो हुआ मंगल, अब इस जातक का विवाह मंगल के महादशा में होने का विचार बनता है। इसी तरह से चंद्रमा में, चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा चूँकि यहाँ बैठा है, इसका सप्तम भाव कौन होता है, तो ये होता है, मीन्स ये 11वां भाव, जिसका कि ये मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो इन सभी महादशा में भी योग बनता है शादी होने का। इस तरह से अब ये समय और परिस्थिति को देखने के बाद ही ऐसा निर्णय फाइनली लेना चाहिए। अगर कोई दशा जो कि विवाह का आता है और ऐसा विवाह होना संभव होता है, तो ऐसे दशा के अंत में या मध्य में या कब होगा, है ना। तो यह नियम है कि यदि दशेश मतलब क्या कि जो दशा आ रहा है ना, मतलब जो ग्रहों का दशा आ रहा है, तो उस ग्रह की दशा जिसमें विवाह होना संभव है, ऐसा समझिए, उसको हम दशेश बोलते हैं।
तो अगर वो दशा शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह के स्थिति में हो, उसके पीरियड में हो, उस समय में हो, तो और शुभ राशि में हो, तो दशा क्या है, दशा के शुरू में ही, है ना। अगर शुभ राशि का दशा है, शुभ राशि का दशा है तो क्या होगा, शुभ राशि का दशा में होगा तो वो दशा के शुरू वाले समय में ही विवाह संभव होने का विचार माना जाता है। तो शुभ राशिगत हो और दशा के आरंभ में विवाह होना हो कहा गया है। यदि दशेश मतलब कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह जो भी है, तो यदि विचार है बन रहा है कि शुभ ग्रह है जिसका कि महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में शादी होने का योग बनता है, तो अगर ये शुभ ग्रह है लेकिन पाप ग्रह के साथ में बैठा है, तो विवाह का जो होगा समय वो मध्यकाल में होगा। प्लस अगर मान लीजिए कि शुभ राशि भी है और उसके साथ पाप भी है, कहीं शुभ ग्रह के साथ पाप है ना कहीं बैठा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो मध्यकाल में होगा। लेकिन मध्यकाल में होगा, दशा के मध्यकाल में होगा, लेकिन उसी तरह से शुभ ग्रह है और वैसे राशि में बैठा है, किसी राशि में जो कि उसका अच्छा योग बनता है, तो उसका विवाह क्या हुआ, शुरू में ही, शुरू अवस्था में ही हो जाता है। उसी तरह से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर शुभ राशि है और पाप राशि के साथ है, दोनों मिक्स है, तो मध्य अवस्था में होने का विचार बनता है, जो कि ऐसा होता है। और यदि वैसा दशेश मतलब दशेश शुभ ग्रह है परंतु पाप राशि के साथ है, तो विवाह मध्य काल में होता है। और यदि मान लीजिए दशेश पाप ग्रह है ना, मतलब क्या कि जिस अवस्था में शादी होना है वो मतलब इन सभी कुंडली में योग जो बनता है वो पाप ग्रह का योग होता है। तो अगर ये पाप ऐसा बनता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो अंत में होगा। तो दशा चूँकि कई वर्षों तक होता है, तो ऐसे अवस्था में ये देखना होगा कि जो दशा है उसका जो कारक ग्रह है वो कौन है। अगर शुभ है तो जल्दी होगा, पाप है तो डिले करेगा। यदि दशेश पाप ग्रह है लेकिन शुभ राशि में है, मान लीजिए ऐसा भी कंडीशन होता है कि इसका जैसे मंगल है, और मंगल क्या है, तो मंगल है यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ क्या है, तो अपने उच्च पोजीशन में है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि पाप राशि भी है लेकिन क्या है, शुभ राशि युक्त है। तो उसके साथ क्या होगा कि शुभ ग्रह भी बैठा हो, अगर होता तो ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। तो ऐसे स्थान में उस दशा में किसी समय में भी वो फिर विवाह होने का संभावना होता है। तो ये फॉर्मूला हुआ। उसी तरह से अब हम बात करते हैं आगे कि मान लीजिए कि लग्नेश जिस नवांश में हो, है ना, लग्न का स्वामी जैसे ये है ना, ये कौन है, तो शुक्र है ना। तो शुक्र जिस नवांश में हो, मतलब नवांश देखने का तरीका ये है कि डिग्री जो आप देखते हैं 1 से 30 डिग्री तक होता है सभी, तो 1 से 30 डिग्री का मतलब है ना कि नवांश में 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, और उस तरह से डिवाइड करके जिस नवांश में वो आता है तो उसका अधिपति जिस राशि में बैठा है ना, उस राशि से द्वितीय स्थान में जब गोचर का चंद्रमा और बृहस्पति आता है तो विवाह होना संभव होता है। तो अब समझ गए आप कि लग्नेश जिस नवांश में है, तो नवांश आप फाइंड आउट कर लिए। अब जहाँ पर है, जिस भाव में भी है, किसी भाव में हो सकता है, ये 12 भाव में, तो उस नवांश के उस भाव, जिस भाव में है उसका अधिपति मतलब जो स्वामी होगा, तो जिस राशि में है, अब अधिपति कहीं ना कहीं बैठा ही होगा, तो जिस राशि में है, तो जो राशि है उससे द्वितीय स्थान में आप देखिए, तो जब गोचर का चंद्रमा या बृहस्पति आएगा, है ना, तो ये चंद्रमा का गोचर और बृहस्पति का गोचर ये इम्पोर्टेंट है। जब ऐसा योग बनता है तब भी संभव होता है। अब मान लीजिए कि
एक उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं कि लग्नेश मान लीजिए बृहस्पति है ना, और उसका स्पष्ट क्या है, मान लीजिए वो जो आप डिग्री देखते हैं अंश, तो क्या है 2 डिग्री 4 कला और मान लीजिए कोई 5 विकला है, राइट। सो अगर ऐसा है तो बृहस्पति वृश्चिक के नवांश में हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये वृश्चिक राशि है ना, वृश्चिक राशि मतलब कौन सा 8वां नंबर है ना, इसके नवांश में हो जाता है। तो अब क्या है कहानी कि वृश्चिक के नवांश में हुआ और वृश्चिक का स्वामी कौन होता है, तो मंगल होता है ना, मंगल हो जाता है। यदि मंगल सिंह राशि में हो तो उससे द्वितीय, मान लीजिए ये जो मंगल है ना, वो मान लीजिए मंगल कहाँ बैठा है, ऐसे 5 नंबर में बैठा है, मतलब सिंह राशि में बैठा है, कहीं ना कहीं तो मंगल बैठेगा ही। तो उसका मतलब ये हुआ कि उससे द्वितीय, उससे सिंह के बाद क्या होगा, कन्या होगा, मतलब 6 नंबर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर जो हो गया उससे द्वितीय हो गया। तो अब इस नियम के अनुसार जब गोचर का बृहस्पति और चंद्रमा कन्या राशि में जाएगा है ना, तो कन्या राशि में जाएगा तो उस समय विवाह होना संभव होता है। इसी प्रकार गोचर का बृहस्पति जब दशमेश या फिर शुक्र जिस राशि में हो उस राशि में जाता है। इसी प्रकार जब गोचर का बृहस्पति और चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे तो उस समय विवाह होना संभव होता है। अब क्या है कि इसी प्रकार गोचर का बृहस्पति है ना, गोचर का मतलब प्रेजेंट टाइम में जो भी है, गोचर का बृहस्पति जब दशमेश या शुक्र है ना, दशम भाव का स्वामी है ना, दशमेश कहलाता है, और शुक्र जिस राशि में हो उस राशि में जाता है तो विवाह संभव होता है। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब बृहस्पति और चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसे अवस्था में ये देखना होता है कि जब बृहस्पति और चंद्रमा जातक के केंद्र में आ जाते हैं है ना, ये क्या है, केंद्र क्या होता है, तो केंद्र होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं 1, 4, 7 और 10, ये वाला भाव केंद्र होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि बृहस्पति और चंद्रमा जातक के केंद्र में आ जाते हैं, जैसे किसी का मान लीजिए कि धनु लग्न का जन्म है, तो जब उस गोचर के बृहस्पति और चंद्रमा मीन मिथुन कन्या और धन आदि है ना धनु में जाएगा तो विवाह होने का संभव है। मतलब 1, 4, 7, 10 जैसे इनमें से अगर एक माने तो ये वृक है, उसी तरह से सिंह है, ये वृश्चिक है, तो इस तरह से 11वां नंबर कुंभ है। तो इस तरह से इन सभी में से जब जाएगा है ना कौन, बृहस्पति और चंद्रमा का योग बनता है, तब वो काल होता है, वो समय होता है विवाह का।